ओके, सो मैं बताई थी कि फैट डाइट्स क्या होती हैं। फैट डाइट्स बेसिकली उन डाइट्स को कहा जाता है जिनको जो आपको इंटरनेट पे देखने को मिलती हैं, जिनको पॉपुलैरिटी बहुत क्विकली मिल रही होती है, जस्ट बिकॉज वो प्रॉमिस कर रहे होते हैं कि उनकी डाइट्स के थ्रू जो है वो वेट लॉस बहुत रैपिड होगा। फिर उनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इतने अच्छे नहीं होते। इसलिए जिसमें सबसे पहले आ जाती है कीटो डाइट। कीटो डाइट बहुत फेमस डाइट है, बट बहुत सारे लोगों को एक्चुअली इतना आइडिया नहीं होता कि इसमें होता क्या है। सो बेसिकली मेन फीचर कीटो डाइट का ये है कि कार्ब्स बहुत ज्यादा इसमें लो होते हैं, एज लो एज 20 to 50 ग्राम्स पर डे। मतलब पर डे आपकी जो टोटल कैलोरीज है उसमें से सिर्फ 10% जो है वो कार्ब्स में से आ रही होती है। बाकी इस ये डाइट जो है वो हाई फैट डाइट है, तो 70% आपकी कैलोरीज जो है वो फैट से आ रही होती है और 20% प्रोटीन से आ रही होती है। बट ये एक रफ एस्टिमेशन है, एग्जैक्ट नहीं है, बट इतने ही अराउंड डाइट इस डाइट में रखते हैं, जिसमें कार्ब को बहुत लो रखना होता है, फैट को हाई रखना होता है, और प्रोटीन जो है वो मॉडरेट रहता है। अब कार्ब्स को लो तो बेसिकली इसीलिए रख रहे होते हैं ताकि शुगर को कट डाउन करें, बट फैट क्यों हाई रखते हैं? एज यू ऑल नो, कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, उसके लिए कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स। अब जब हम कार्ब्स को ही कट डाउन कर देंगे अपनी डाइट में से, आवर बॉडी स्टिल नीड्स एनर्जी, राइट? तो हमारी बॉडी क्या करती है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है, वो फैट पे रिलाई करना शुरू हो जाती है फॉर द एनर्जी। तो फैट जो है वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, और फिर लिवर उन फैटी एसिड्स को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। देन कीटोन बिकम्स द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसीलिए इसको कीटो डाइट कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि कार्ब्स आप कट कर रहे हो, फैट को हाई रख रहे हो, और बॉडी में जो आपका स्टोर्ड फैट है, लिवर उसको कीटोन में कन्वर्ट कर रहा है। अब इस प्रोसेस को, जो कीटोन प्रोडक्शन का प्रोसेस है, इसको कीटोसिस कहते हैं। आपने कीटो डाइट स्टार्ट तो कर दी, हाउ वुड यू नो कि आपकी बॉडी में कीटोसिस स्टार्ट हुआ है कि नहीं? तो उसके कुछ साइंस होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं जो आपको स्टार्टिंग में नजर आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि बैड ब्रेथ। ये इट इज कॉज्ड बाय अ कीटोन कॉल्ड एसीटोन। एसीटोन भी एक कीटोन है जिसकी वजह से बैड ब्रेथ होती है। देन रिड्यूस्ड एपेटाइट, एंड यू सी सडन वेट लॉस। सडन वेट लॉस का रीजन बेसिकली स्टार्टिंग में तो वाटर वेट होता है। जो आपकी बॉडी में वाटर वेट है वो रिड्यूस हो रहा होता है। वो आपकी बॉडी में जैसे रिटेन्ड वाटर है, वो स्वेट में या फिर एक्सक्रीशन के थ्रू वो लूज हो रहा होता है। तो स्टार्टिंग में लोगों को लगता है कि हमने कीटो डाइट फॉलो करी और एक वीक में हमारा वेट लॉस हो गया। वो एक्चुअली आपका फैट लॉस नहीं होता, वो वाटर वेट होता है जो आपकी बॉडी में से लूज हो रहा होता है। एंड एज सुन एज यू स्टॉप फॉलोइंग द कीटो डाइट, वो वेट जो है वो वापस आ जाता है। तो स्टार्टिंग में आप वेट लॉस नोटिस करते हो। उसके अलावा कीटो फ्लू हो जाता है शुरू शुरू में, जब कीटोसिस जब शुरू शुरू में हो रहा होता है तो कीटो फ्लू होता है। कीटो फ्लू क्या है? कीटो फ्लू जो है वो कीटोसिस की एक साइड इफेक्ट है, जिसमें हेडेक, नॉसिया, फ्लू हो जाता है। तो शुरू में ये साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी जो है वो इट हैज स्टार्टेड कीटोसिस। अब इसमें लो कार्ब अगर डाइट है तो क्या क्या आप कर रहे हो? तो ग्रेन्स बिल्कुल अवॉइड करने होते हैं। इसमें लेग्यूम्स, पोटैटोज, स्वीट कोई भी चीज या शुगर कंटेनिंग कोई भी चीज, उसमें कैंडी हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, जूस हो गए, कोई भी स्वीटेंड बेवरेजेस हो गए। उसके अलावा कुछ सॉसेज में भी शुगर प्रेजेंट होती है, जैसे कि केचप या बारबेक्यू सॉस, तो उनको भी बिल्कुल कीटो डाइट में से माइनस कर देते हैं। इवन वेजिटेबल्स भी जो होती हैं उनमें सिर्फ नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स को रखते हैं, जैसे कि लीफी ग्रीन्स, टोमेटोज, अनियन, गार्लिक, ये सारी आप रख सकते हो। उसके अलावा जो स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं, जिसमें पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, कॉर्न, पीस, ये सारी जो वेजिटेबल्स हैं, ये भी इसमें जो है वो एलिमिनेट हो जाती है। अब इतना कुछ आप एलिमिनेट अपनी डाइट से कर रहे हो, तो क्या आप खा सकते हो? तो उसमें आप एक मॉडरेट अमाउंट में प्रोटीन खा सकते हो, जिसमें मीट है, फिश है, एग्स है। उसके अलावा बटर, क्रीम, चीज, ये सारे हेल्दी फैट वाली जो चीजें हैं, वो आप खा सकते हो। नट, सीड, हेल्दी ऑयल्स हो गए जैसे ऑलिव ऑयल, ये सारी चीजें आप कीटो डाइट में अपनी डाइट में रख सकते हो। अब इसके साथ, कीटो डाइट के साथ बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी होते हैं लोगों के। लोग बस कीटो डाइट का नाम सुन के एक टाइम था जब एक सीरियल बहुत फेमस हो रहा था कीटो के नाम से, तो लोगों को इतना आइडिया भी नहीं था कि उनको डाइट में से क्या कट करना है या क्या खाना है। वो अपनी पूरी मील भी ले रहे थे और उसके साथ साथ वो कीटो स्नैक भी ले रहे थे, और उन्हें लग रहा था शायद वो कीटो स्नैक कुछ वंडर करने वाला है, उनकी बॉडी में कुछ मैजिक हो जाएगा, उससे उनका वेट लॉस हो जाएगा। बट बेसिकली आपके फूड ऑप्शंस क्योंकि कम होते हैं, आप जब कोई
डाइट फॉलो कर रहे होते हो, इस वजह से वो ऑल्टरनेटिव स्नैक्स बनते हैं, ताकि अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि आप दोपहर के खाने में क्या खाओ, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस कम है, तो उसके लिए वो स्नैक होता है, उसके लिए वो सीरियल होता है कि आप उसको उसमें ऐड कर दो अपनी डाइट में। बट लोगों को उस चीज का आइडिया नहीं होती कि जरूरत है शायद स्नैक से वेट लॉस होगा, जबकि उसे स्नैक से वेट लॉस नहीं हो रहा होता, वो स्नैक सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव होता है। वेट लॉस जो है वो उसके पीछे जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है इस डाइट की, जो मैंने अभी बताया कि आप लो कार्ब डाइट रख रहे हो, उसकी वजह से वेट लॉस हो रहा होता है। उसके अलावा आपकी बॉडी में जो फैट जो कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है, फैट बर्न हो रहा है आपकी बॉडी में। जितना फैट जो स्टोर्ड फैट है उसको आप बर्न करके कीटोन में कन्वर्ट कर रहा होता है लिवर, तो इस वजह से वेट लॉस हो रहा होता है। सही है। तो इसके अब इस तरह की डाइट के ऑब्वियसली छोटे छोटे फायदे भी हैं, बट बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो कुछ फायदे यही हैं कि शॉर्ट टर्म वेट लॉस के लिए अच्छा है। शॉर्ट टर्म इसलिए क्योंकि ये आप लॉन्ग टर्म में फॉलो करना भी मुश्किल है, और दूसरी बात ये लॉन्ग टर्म में इतना सस्टेनेबल भी नहीं है। इसके पीछे कुछ मेडिकल कंडीशंस वाले लोग या जिनको कुछ बीमारियां हैं, कुछ जैसे किडनी प्रॉब्लम्स हैं या लिवर प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए बिल्कुल भी ये डाइट सस्टेनेबल नहीं है। हाँ, अगर कोई हेल्दी इंडिविजुअल है और वो सडन वेट लॉस चाह रहा है, फॉर एग्जांपल किसी की नेक्स्ट मंथ शादी है और वो चाह रहा है कि मैं 1 मंथ में वेट लॉस कर लूँ, वो भी अच्छा खासा वेट लॉस कर लूँ, एंड दे डोंट माइंड इफ द वेट कम्स बैक, तो फिर उनके लिए सही है। बट अगर कोई लॉन्ग टर्म वेट लॉस चाहता है, वो नहीं चाहता कि अगर मैं वो डाइट छोड़ूं भी तो भी मेरा वेट वापस नहीं आए, तो फिर उसके लिए कीटो डाइट इफेक्टिव नहीं है। दूसरा ये कि काफी सालों से, ऑलमोस्ट आई थिंक 1929 में ये डाइट जो है वो सीजर्स को रिड्यूस करने के लिए यूज होना स्टार्ट हुई थी। तो जिन बच्चों में जिनको एपिलेप्सी होती है, उनके लिए ये डाइट, जैसे उनको ट्रीटमेंट, अगर वो ट्रीटमेंट पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते, तो उनको इस डाइट पे शिफ्ट किया जाता है, और फिर उनके लिए फिर वो उनके सीजर्स को रिड्यूस करने के लिए इफेक्टिव होती है ये डाइट। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इस तरह से अच्छी है ये डाइट के। डायबिटिक पेशेंट्स को ऑलरेडी कार्ब्स को और शुगर को कट करने बोला जा रहा होता है, तो अगर वो कीटो डाइट फॉलो करेंगे तो वो उनके लिए अच्छा है, वो उनके कार्ब्स भी कट हो जाएंगे और वो एक अच्छी डाइट भी ले सकेंगे। बट अगर वो अपनी शुगर को लो रखने के लिए कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं, कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, तो उनके लिए फिर बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि इस डाइट से ये भी होता है कि हाइपोग्लाइसीमिया होने के भी चांसेस होते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया क्या है, कि आपके ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाना, उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो उसके चांसेस भी होते हैं। तो अगर कुछ डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी ब्लड शुगर को लो करने की मेडिकेशंस ले रहे होते हैं, तो उनके लिए फिर फेवरेबल नहीं होता, या तो फिर वो मेडिकेशंस लेना छोड़ दें और फिर ये डाइट फॉलो कर लें, या फिर ये डाइट नहीं फॉलो करें। ठीक है, तो इस तरह से इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, बट इसके डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले कीटो फ्लू आ जाता है, जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी, जिसके सिम्टम्स में हेडेक, फटीग, नोजिया, अपसेट स्टमक, ये सब आ जाता है। तो ये कीटोसिस की स्टेज में जब आपकी बॉडी जा रही होती है तो ये सारे सिम्टम्स देखते हो, बट वो लास्ट करते हैं ऑलमोस्ट 1 वीक to 2 वीक तक, उसके बाद वो सिम्टम्स जो है वो चले जाते हैं। एज सुन एज योर बॉडी गेट्स एडजस्टेड टू कीटोसिस, तो फिर वो सिम्टम्स आपको नहीं नजर आते। दूसरा ये होता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं जब आप एक रिस्ट्रिक्टेड डाइट ले रहे हो, जिस डाइट में फ्रूट्स नहीं है, ग्रेन्स नहीं है, इवन वेजिटेबल्स के भी ऑप्शंस आपके पास बहुत कम है। तो ये वो सारी चीजें जो कि बहुत न्यूट्रिशियस भी होती हैं, इसमें आपका फाइबर होता है, वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो इनकी डेफिशिएंसी होना के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, स्पेशली अगर आप दूसरे सोर्सेज से या सप्लीमेंट्स के थ्रू उनको पूरा नहीं कर रहे हो। फिर हाइपोग्लाइसीमिया की मैंने बात कर ली। उसके अलावा ये डाइट, क्योंकि इसमें फूड ऑप्शंस कम है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रोटीन पे रिलाई कर रहे होते हैं। इवन इस डाइट में प्रोटीन को भी मॉडरेट रखने को कहा गया है, लेकिन लोग क्या करते हैं, क्योंकि प्रोटीन अलाउड है इस डाइट में, तो प्रोटीन पे ही रिलाई कर रहे होते हैं। वो बहुत ज्यादा अपनी तीनों वक्त की मील में मतलब प्रोटीन के अराउंड अपनी डाइट को बेस कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, किडनी बेसिकली प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए यूज होती है, तो उनकी किडनी जो है वो ओवरलोड हो सकती है, और किडनी प्रॉब्लम्स उनको हो सकती हैं, किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं जिस वजह से। उसके अलावा शुरू में बताया था कि लिवर जो है वो कीटोन्स प्रोड्यूस कर रहा होता है, फैटी एसिड्स को कीटोन्स में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो अगर आप लिवर भी अगर इन्हीं चीजों में अगर लगा हुआ है, इसी काम में लगा हुआ है, तो लिवर भी ओवरलोड हो सकता है, और स्पेशली जिन लोगों को ऑलरेडी लिवर प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके लिए तो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है ये डाइट। फिर जैसे मैंने बताया कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स इन सब में फाइबर होता है, फाइबर का कंटेंट बहुत अच्छा होता है, होल ग्रेन्स में फाइबर होता है, ये सारी चीजें जो है वो इस डाइट में नहीं है, तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस भी बहुत हैं।
फिर क्योंकि हाई फैट डाइट है तो एलडीएल बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं, यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको लोग बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। उसके अलावा एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है विच इज कीटो एसिडोसिस, जो कि कीटोसिस एक नॉर्मल प्रोसेस है जो आपकी बॉडी में फैट बर्न होने से हो रहा है। बट जब आपकी बॉडी बहुत ज्यादा मैसिव अमाउंट में कीटोन्स प्रोड्यूस कर रही होती है, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में जिनका इंसुलिन लेवल भी बहुत कम हो जाता है, तो उनमें इस चीज का रिस्क होता है कि वो कीटोन्स जो है वो ये जो फैट बर्निंग प्रोसेस है ये बहुत फास्ट हो जाता है और लिवर जो है बहुत ज्यादा कीटोन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। तो ब्लड में इतना कीटोन बढ़ जाता है कि ब्लड आपका एसिडिक हो जाता है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो इसके लिए भी कीटोसिस कीटो डाइट जो है उसको लॉन्ग टर्म के मतलब फेवरेबल बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप स्विच करना चाह रहे हो एक लो कार्ब डाइट पे जस्ट बिकॉज यू नीड टू कट डाउन, आपको लग रहा है कि कार्ब बहुत बुरी चीज है, जबकि कार्ब बुरी चीज नहीं है। लोगों के ये मिसकंसेप्शन है कि कार्ब्स बहुत बुरे होते हैं और कार्ब्स हमें कट डाउन कर देना चाहिए। कार्ब्स भी आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड है। जो फूड ऑप्शंस हैं वो फाइबर रिच हैं, उनमें और भी बहुत फायदे हैं, तो उसके लिए भी आपको कार्ब्स की जरूरत होती है। तो आप भले लो कार्ब डाइट आप करो, लेकिन बिल्कुल एलिमिनेट करना कार्ब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और अगर आप फिर भी ये डाइट फॉलो करना चाह रहे हो तो फर्स्ट कंसल्ट अ हेल्थ प्रोफेशनल, ताकि वो आपको बता सके इफ इट्स सूटेबल फॉर यू और नॉट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये भी एक फैट डाइट ही है, बट इट इज नॉट बेसिकली अ डाइट बट एन ईटिंग पैटर्न विच साइकिल्स अराउंड पीरियड्स ऑफ फास्टिंग एंड ईटिंग, जिसमें आप फास्ट भी कर रहे होते हो और फिर कुछ थोड़े टाइम के लिए आप खा रहे होते हो। ज्यादातर डाइट्स जो है वो फोकस कर रही होती हैं ऑन व्हाट टू ईट, बट इंटरमीडिएट फास्टिंग इज ऑल अबाउट व्हेन टू ईट। कब खा रहे हो, आप क्या खा रहे हो वो इसमें नहीं मैटर कर रहा होता है, बट आप कब खा रहे हो वो मैटर करता है। अब इसमें लोगों के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, किस तरह से वो फास्ट कर रहे होते हैं, किस तरह से उसको फॉलो कर रहे होते हैं। बट कुछ कॉमन पैटर्न्स हैं जो कि लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि ईटिंग फॉर 8 आवर्स एंड फास्टिंग फॉर 16 आवर्स। तो पूरे 24 आवर्स में से वो क्या करते हैं कि 16 आवर्स फास्ट करते हैं और फिर जो रिमेनिंग 8 आवर्स होते हैं उसमें वो कुछ खाना पीना कर रहे होते हैं। उसके अलावा सेकंड पैटर्न ये है कि 7 डेज में से, वीक के 7 डेज में से 5 डेज नॉर्मली लोग खाते हैं, जो उनका रेगुलर मील है, 3 टाइम 4 टाइम जिस तरह का भी उनका मील है वो वीक के 5 डेज वैसे खाते हैं। बाकी जो 2 डेज बचते हैं तो नॉन कंसेक्टिव डेज में वो ये करते हैं कि पूरे दिन में एक मील वो ले रहे होते हैं 500 to 600 किलो कैलोरी वाला। तो वो 5 दिन तो नॉर्मली खा रहे हैं, बस 2 दिन ऐसे करते हैं कि एक मील, वो एक मील भी इतना कि 500 to 600 किलो कैलोरी वाला। तो ये एक इंटरमीडिएट फास्टिंग का पैटर्न है। उसके अलावा कुछ लोग ये करते हैं कि वो वीक में वंस या फिर ट्वाइस ये करते हैं कि पूरे 24 आवर्स का फास्ट रखते हैं। फिर कुछ लोगों के क्वेश्चंस ये होते हैं कि हम कुछ खा तो नहीं रहे बट कुछ पी सकते हैं, तो उसमें वाटर या फिर जीरो कैलोरी बेवरेजेस जैसे कि ब्लैक कॉफी या ब्लैक टी परमिटेड होती है फास्टिंग के टाइम पे, मतलब इंटरमीडिएट फास्टिंग के टाइम पे जो वेट लॉस के लिए आप कर रहे हो। अब फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। एज आप लोगों को पता भी होगा, रमजान भी इसीलिए आता है क्योंकि फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो वेट लॉस है, बट वेट लॉस के लिए कीप इन माइंड कि वेट लॉस सिर्फ इस वजह से हो रहा होता है क्योंकि जब आप फास्ट कर रहे हो पूरा दिन तो फिर आप ऑब्वियसली अपनी कैलोरीज को कम कर रहे हो। जब आप खा रहे होते हो आप कम खा रहे होते हो। बट अगर आप अपने ईटिंग पीरियड्स में बहुत मैसिव अमाउंट्स में खाओगे तो आपका वेट लूज होने के बजाय उल्टा बढ़ जाएगा। स्पेशली रमजान में आप लोगों ने नोटिस किया होगा, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि इफ्तार में और सहरी में बहुत ज्यादा ज्यादा खा रहे होते हैं जस्ट बिकॉज उनको पूरा दिन रोजा रखना होता है। तो उनका वेट लूज होने के बजाय बढ़ ही रहा होता है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग का वो वाला उस तरह से उसको नहीं चलाते हैं। इसमें यही करना होता है कि आप भले फास्ट पूरा दिन कर रहे हो लेकिन फिर जब आप खा रहे हो तो उसको आप पोर्शन कंट्रोल करके और एक बैलेंस्ड मील हो जिसमें आपकी फ्रूट्स भी हो, वेजिटेबल्स भी हो, ग्रेन्स भी हो, प्रोटीन भी हो, लेकिन एक पोर्शन कंट्रोल्ड में और बैलेंस वे में। अगर आप उसमें ऑयली खाना और बहुत ज्यादा अमाउंट में खाना खाओगे तो फिर वेट लूज नहीं होगा, वेट उल्टा गेन हो रहा होगा। सही है। उसके अलावा ये जो टाइप 2 डायबिटीज वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए अच्छी अच्छी होती है इंटरमीडिएट फास्टिंग, क्योंकि उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव हो रही है। अब है कि
आपकी बॉडी जो है वो किस तरह से इंसुलिन को यूज कर रही है, दिस इज इंसुलिन सेंसिटिविटी। तो अब जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनकी बॉडी या तो इंसुलिन बना ही नहीं रही होती, या फिर एक टाइप होती है जिसमें उनकी बॉडी इंसुलिन बना तो रही होती है बट दे कांट। इसलिए अच्छा है क्योंकि इंसुलिन सेंसिटिविटी को फास्टिंग इंप्रूव करता है। जो आपकी बॉडी की एबिलिटी है इंसुलिन को यूज करने वाली, उस चीज को इम्प्रूव कर रहा होता है, जिसकी वजह। और इंसुलिन का काम क्या है, आपके जो ब्लड में शुगर लेवल्स हैं उसको कंट्रोल करना। तो आपकी इंसुलिन को यूज कर रही होगी तो आपका ब्लड शुगर जो है वो अच्छे से रेगुलेट हो रहा होगा आपके ब्लड में। तो उसके लिए फास्टिंग इज हेल्पफुल, बट ओनली फॉर पीपल विद टाइप 2 डायबिटीज। जो टाइप 1 डायबिटीज वाले लोग हैं, स्पेशली वो लोग जो कि अलग से इंसुलिन ले रहे होते हैं, उनके लिए फास्टिंग इज नॉट फेवरेबल। क्योंकि उनके खाने का पैटर्न जो है बहुत फिक्स होना चाहिए, इंसुलिन के हिसाब से जिस तरह वो इंसुलिन ले रहे हैं उसके अराउंड ही होना चाहिए। इसीलिए उनके लिए फास्टिंग फेवरेबल नहीं होती। फिर बहुत सारी रिसर्च के थ्रू पता चला है कि जो लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉलो कर रहे होते हैं उनकी हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा वर्बल मेमोरी के लिए अच्छी है इंटरमीडिएट फास्टिंग। और जब आपकी बॉडी फास्टिंग पीरियड में होती है तो आपके जो सेल्स होते हैं वो एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है कि वो रिपेयर के प्रोसेस में चले जाते हैं। तो वो भी आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है। तो फास्टिंग इज गुड फॉर योर बॉडी फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस, बट कीप इन माइंड कि अगर आप बहुत लॉन्गर पीरियड्स बिना कुछ खाए पिए रहोगे, जैसे कि 24 आवर्स, 36 आवर्स, तो वो आपके लिए बेटर नहीं है, बल्कि उल्टा आपके लिए डेंजरस है। लोगों को लग रहा होता है कि स्टार्व करने का मतलब है कि हम डाइट करें। डाइट का मतलब है अपने आप को स्टार्व करके रहना। स्टार्विंग इज नॉट डाइटिंग। और डाइटिंग बेसिकली आपकी अच्छी चीजों के अराउंड होनी चाहिए। अपने आप को स्टार्व करके या भूखा रख के उससे डाइटिंग नहीं होती। तो 24 आवर्स, 36 आवर्स या 48 आवर्स का अगर आप फास्ट रख रहे हो ये सोच के कि आपका वेट लॉस होगा, तो वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है। तो ये कुछ इसके फायदे थे इंटरमीडिएंट फास्टिंग के, बट उसके नुकसान भी हैं। नुकसान यही है कि इट मे लिमिट इनटेक ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। जैसे मैंने बताया कि इस तरह की जो डाइट्स होती हैं उनमें वो ऑब्वियसली कुछ फूड को कट डाउन कर रही होती हैं, कुछ फूड ग्रुप्स को रिस्ट्रिक्ट कर रही होती हैं। तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके अलावा इंक्रीज्ड हंगर आप नोटिस करते हो ड्यूरिंग फास्ट। हेडेक, फटीग, आपको पूरे दिन थकन थकन सी फील होती है व्हेन यू आर फास्टिंग। इसके अलावा बहुत सारी रिसर्च से ये पता चला है कि स्लीप पैटर्न आपका डिस्टर्ब हो जाता है व्हेन यू आर फास्टिंग। और शायद कुछ लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि रमजान में भी आपका स्लीप पैटर्न बहुत आगे पीछे हुआ हुआ होता है। या तो आप बहुत ज्यादा सो रहे होते हो, या आप बहुत ऐसे टाइम्स पे सो रहे होते हो जब जो आप तो वो स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब होता है फास्टिंग से। इस पे पूरी रिसर्च भी हुई है। उसके अलावा डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं जब आप पूरा दिन आपने कुछ नहीं खाया होता। पेशेंट के इश्यूज कुछ लोगों को हो जाते हैं, एंड इट इज नॉट सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म। एक टाइम पे आपकी बॉडी जो है फिर वो यही चाहती है कि आप रेगुलर जिस तरह खाते थे आप उस पे वापस से शिफ्ट कर जाओ। तो लॉन्ग टर्म के लिए सूटेबल नहीं रहती और बहुत सारे लोग नहीं लॉन्ग टर्म इस पेस को फॉलो कर पा रहे होते हैं। या फिर जैसे हमने 5 डेज ईटिंग प्लान वाली बात स्टार्टिंग में कि डेज नॉन खा रहे होते हैं और 2 डेज नहीं खा रहे होते, एक मील खा रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए वो चीज फॉलो करना भी मुश्किल हो जाता है। शुरू शुरू में तो वो फॉलो कर रहे होते हैं, फिर कभी वो दिन जो उन्होंने डिसाइड किए थे उस दिन कोई दावत आ गई, कहीं उनको जाना पड़ गया, तो वो नॉर्मली उन्होंने उन दिनों भी खा लिया। तो वो लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करना इस तरह की डाइट जो है वो फेवरेबल नहीं होती। उसके अलावा कुछ लोग हैं जिनको स्पेसिफिकली अवॉइड करनी चाहिए फास्टिंग, जैसे बच्चे हो गए, क्योंकि उनकी ग्रोइंग बॉडी होती है। 18 होते हैं, उनकी ग्रोइंग बॉडी होती है, तो उनके लिए फास्टिंग इतनी सूटेबल नहीं है लॉन्गर पीरियड्स के लिए। जिस तरह हम रमजान में 1 महीने की फास्टिंग करते हैं वो एक डिफरेंट चीज है, पर अगर आप अपने लाइफस्टाइल को इसी तरह का इसी उस पर शिफ्ट करना चाह रहे हो तो वो फेवरेबल नहीं होता बच्चों के लिए या टीन्स के लिए, या जैसे प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है। तो उनकी बॉडी को ऑब्वियसली एक प्रॉपर मील चाहिए होता है, तो उनके लिए भी अच्छा नहीं है। फिर जैसे मैंने टाइप 1 डायबिटीज वाले जो पेशेंट्स होते हैं जो कि इंसुलिन ले रहे होते हैं, उनके लिए भी अच्छी नहीं है। और अंडरवेट जो लोग हैं उनको वैसे भी अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और अगर वो ऑलरेडी अंडरवेट हैं वो फिर पूरा दिन फास्ट भी रखेंगे तो उनके लिए भी सूटेबल नहीं है। जिन लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि एनोरेक्सिया है, बुलिमिया है,
उनके लिए भी फेवरेबल नहीं है। और फिर लास्टली लोग जिनको, पीपल विद मेडिकल कंडीशंस, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स हो गए, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हो गए, या दूसरे मेडिकल कंडीशंस हैं, किडनी प्रॉब्लम्स हैं या कोई और प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके लिए फास्टिंग बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। उसके लिए फिर या तो वो अपने हेल्थ प्रोफेशनल से बात करके फिर उस पे वो फिर भी फॉलो थोड़ा बहुत कर सकते हैं। बट वैसे अगर वो करना चाह रहे हैं उस अपनी डाइट को इस तरह का, तो वो उनके लिए सूटेबल नहीं है। उसके अलावा व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशन, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो कि वन साइज फिट्स ऑल वाला सॉल्यूशन, कि हमने एक डाइट बना दी जो कि सबके लिए अच्छी है। ऐसी कोई डाइट नहीं होती जो कि एक डाइट है वो सबके लिए अच्छी है। अगर ऐसा होता तो हर कोई वो एक डाइट फॉलो कर रहा होता या वो एक पैटर्न फॉलो कर रहा होता। क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। जिस अपनी आपकी बॉडी के हिसाब से आपके लिए डाइट बनती है, उसके हिसाब से अगर आप फॉलो करते हो तो वो आपके लिए अच्छी होती है या बुरी होती है। स्पेशली सबसे अच्छी डाइट वो है जो आप लॉन्ग रन पे फॉलो कर सकते हो। अगर आप एक महीने के लिए आपने कोई बहुत अच्छा डाइट प्लान भी देखा, बट आप एक महीने के लिए उसको फॉलो कर पा रहे हो, उसके बाद आप छोड़ देते हो, तो मोस्टली क्या होता है, आपका जो वेट होता है वो वापस आ जाता है। क्योंकि वैसे भी आप जो ये क्विक रिजल्ट वाले जो वेट लॉस के जो स्कीम्स होती हैं, उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में वाटर वेट ही रिड्यूस हो रहा होता है। तो वो आप जैसे ही वो डाइट छोड़ते हो, आपका वेट वापस आ जाता है। तो सबसे बेस्ट डाइट वही है जिसको आप लॉन्ग रन में स्टिक कर सकते हो, उस पे लॉन्ग रन में आपके लिए वो अच्छी हो, आपके लिए इजी हो, सस्टेनेबल हो। तो इंटरमीडिएंट फास्टिंग वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए इतनी सूटेबल नहीं है, तो इसीलिए इतनी रिकमेंडेड नहीं है। बट हाँ, उसके कुछ प्रोज भी हैं, उसके फायदे भी हैं, जैसे मैंने पहले डिस्कस किए थे। अगर आप वो फायदे उसके चाहते हो तो आप थोड़े टाइम के लिए करते हो, बट नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट वीगन डाइट। आजकल बहुत फेमस हो रही है वीगन डाइट। स्पेसिफिकली वेट लॉस के लिए तो नहीं होती, लोग एथिकल या एनवायरमेंटल रीजंस की वजह से वीगन होना चाह रहे होते हैं। बट रिसर्च इस पे है, जिसके थ्रू पता चला है कि वीगन्स जो होते हैं वो नॉर्मल लोगों से थोड़े थिनर होते हैं, क्योंकि उनकी डाइट ऐसी होती है। तो वीगन्स एक्चुअली होते कौन है, जिनकी डाइट वो प्लांट बेस्ड फूड के अराउंड ही होती है। वो सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड खा रहे होते हैं और सारे जो एनिमल बेस्ड फूड है या एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उसको अपनी डाइट में से एक्सक्लूड कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो वीगन को और वेजिटेरियन को कंफ्यूज कर रहे होते हैं। उनको लगता है कि वो सेम है, बट दे आर नॉट सेम, दे आर क्वाइट सिमिलर। बट वीगन डाइट जो होती है वो बहुत और ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। वेजिटेरियंस भी जो है वो मीट नहीं खाते, लेकिन वो एनिमल्स का फ्लैश नहीं खा रहे होते। जैसे मीट हो गया, पोल्ट्री हो गया, सही है, फिश हो गई, ये सब नहीं खा रहे होते। बट मीट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, एग हो गया, हनी हो गई, ये सब वो वेजिटेरियन लोग खा रहे होते हैं। वीगन्स की डाइट और स्ट्रिक्ट होती है, वो एनिमल के फ्लैश भी नहीं खा रहे होते और उनका प्रोडक्ट भी बिल्कुल भी नहीं खा रहे होते। जैसे एनिमल, जैसे हनी या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब भी उनकी डाइट में बिल्कुल नहीं होता। यही एक बेसिक डिफरेंस है वीगन और वेजिटेरियन डाइट में। अब क्या क्या चीजें जो वीगन लोग नहीं खा रहे होते, तो उसमें बीफ आ जाता है, लैम्ब, या फिर कोई भी दूसरा जो भी रेड मीट है वो नहीं, वो खा सकते। चिकन नहीं खा सकते, फिश, या फिर एग्स या चीज, बटर, मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी हैं। मेयोनीज भी नहीं, क्योंकि मेयोनीज में एग्स होते हैं। बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होती कि मेयोनीज इज बेसिकली मेड अप ऑफ एग्स। तो बहुत सारे वेजिटेरियन लोग जो एग्स अवॉइड कर रहे होते हैं वो मेयोनीज खा रहे होते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता। तो वीगन लोग मेयोनीज भी नहीं खाते हैं, उसके अलावा हनी भी नहीं खाते। इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम एन एनिमल। उसके अलावा इतनी सारी चीजें अगर आप अवॉइड कर रहे हो तो आप क्या खा सकते हो, उसमें ऑप्शंस आ जाते हैं फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, कार्बोहाइड्रेट वाली सारी चीजें आ जाती हैं, पोटैटो, ब्रेड, राइस, पास्ता, कुछ भी स्टार्ची जो भी चीजें वो सब होती हैं। उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट क्योंकि नहीं होते, तो डेयरी के ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, जैसे कि सोया ड्रिंक्स होती हैं या फिर योगर्ट, इस तरह की होती हैं जो कि वीगन होती हैं स्पेसिफिकली, या आलमंड मिल्क हो गया, ओट मिल्क हो गया, इस तरह की चीजें जो है वो डेयरी के लिए यूज कर रहे होते हैं। क्योंकि मीट वगैरह नहीं है तो प्लांट प्रोटीन जो है वो प्लांट बेस्ड उससे आ रहा होता है। तो वो प्रोटीन इतना अच्छा तो नहीं होता, लेकिन उसके लिए वो बीन्स और पल्सेस ही खा रहे होते हैं फॉर प्रोटीन। फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए नट्स और सीड्स इंक्लूडेड होते हैं उनकी डाइट में। अनसेचुरेटेड ऑयल्स और स्प्रेड्स होते हैं। फिर कुछ विटामिन या फिर मिनरल्स हैं जो कि स्पेसिफिकली मीट कंटेनिंग डिशेस में या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलते हैं। जैसे कि विटामिन B12 जो है वो रेड मीट में, लिवर में और मीट में ही मिलता है। तो
B12 की डेफिशिएंसी होना तो वीगन लोगों को लाजमी है कि हो ही जाती है, तो उसके लिए उनको लाजमी लाजमी सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत होती है। उसके अलावा विटामिन डी, कैल्शियम, इस तरह की चीजों की उनको सप्लीमेंट्स लेने पड़ रहे होते हैं। वीगन डाइट के एडवांटेजेस ये हैं कि वेट लॉस के लिए अच्छा है। कुछ रिसर्च हुई है जिनसे पता चला है कि वीगन्स जो हैं दे आर टिपिकली नॉन वीगन्स, बट उनकी वेट लॉस के एक्चुअल रीजन क्या होता है वो लोगों को इतना आइडिया नहीं है उसमें, जो है, क्योंकि रिसर्च के थ्रू इतना नहीं पता चल सका कि उसके वेट लॉस क्यों हो रहा होता है वीगन्स का। तो उसमें ये भी आ जाता है कि वो शायद क्योंकि उनका डाइटरी फाइबर ज्यादा होता है, जस्ट बिकॉज दे आर ईटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, ये सारी चीजें तो वो एक रीजन हो सकता है उनकी वेट लॉस का। उसके अलावा जो वीगन लोग होते हैं वो टिपिकली वेट लॉस के लिए तो ये डाइट फॉलो नहीं कर रहे होते, एथिकल रीजंस के लिए कर रहे होते हैं या एनवायरमेंटल रीजंस के लिए कर रहे होते हैं। तो वो ऑलरेडी थोड़े उस तरह के लोग होते हैं जिनको जो डाइट हेल्थ कॉन्शियस हैं कि उनकी हेल्थ अच्छी हो इस तरह के, तो उनका फिर लाइफस्टाइल भी उसी के अराउंड होता है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी ज्यादा होती है, तो वो एक रीजन होता है उनके वेट लॉस का। फिर कुछ रिसर्चेस से पता चला है कि वीगन डाइट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। उसके अलावा ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, इम्यून सिस्टम आपका अच्छा हो जाता है, इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, और जिन लोगों का बीपी जो है ज्यादातर हाई है उसको लोअर करने में भी हेल्प करता है। अब ये इसके एडवांटेज तो हैं, अच्छे एडवांटेजेस, पर बट डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, कि बहुत सारे ऐसे विटामिन हैं या मिनरल्स हैं जिसकी कमी हो रही होती है बिकॉज दे आर नॉट ईटिंग मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स। जैसे मैंने अभी बताया, विटामिन B12 जो है वो होता ही मीट में है स्पेसिफिकली, या लिवर में, या मीट के रेड मीट वाले चीजों में होता है। तो B12 की डेफिशिएंसी होना बहुत कॉमन है उनमें। कैल्शियम की डेफिशिएंसी, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वही कैल्शियम की मेन सोर्स और अच्छी सोर्स जो है कैल्शियम की, वो डेयरी प्रोडक्ट से आ रही होती है, तो उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। आयरन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन रेड मीट, तो आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। उसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी उनकी डाइट में बहुत कम होते हैं, जिंक की डेफिशिएंसी हो सकती है। और जैसे मैंने बताया कि वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स ही कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स में प्रोटीन अवेलेबल तो है, बट में बहुत सारे ऐसे एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं होते, तो उसके लिए उनको एडिशनल सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ सकती है, स्पेशली अगर कोई एथलीट है या फिर कोई जिम कोई जाता है, कोई बंदा बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करता है, तो उनके लिए तो लाजमी है कि उनको प्रोटीन की सप्लीमेंटेशन लेनी पड़ेगी अगर वो वीगन डाइट फॉलो कर रहे हैं। इन डिसएडवांटेजेस के साथ कुछ सोशल डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि डाइनिंग आउट। अगर आप किसी भी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो वहाँ पे वीगन ऑप्शंस बहुत कम या बल्कि नहीं होते। ज्यादातर चीजों में आपको मीट मिलेगा, या तो मीट कंटेनिंग प्रोडक्ट्स मिलेंगे, क्रीम डली हुई होगी या बटर में बना हुआ होगा, या मीट तो उसमें लाजमी होगा, तो बिल्कुल, या तो आप बिल्कुल सैलेड ले लो, उसमें भी आपको ड्रेसिंग देखनी है, वो तो नहीं डला हुआ उसमें, या कोई ऐसी चीज तो नहीं डली हुई जो एनिमल प्रोडक्ट्स की आ रही है। तो वो बाहर अगर वो खाना चाह रहे हैं तो उनके पास ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। उसके अलावा दे टू डू रेगुलर मील प्लानिंग, और वो जैसे यहाँ पे न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स होंगे तो हम लोगों ने तो ये सब चीजें पढ़ी हैं कि मील प्लानिंग कैसी करनी है, किस तरह से, अगर आप डाइट में कोई एक चीज रिस्ट्रिक्ट भी कर रहे हो तो उसको किस तरह ऑल्टरनेट करके उसको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। और अगर वो तो उनके लिए मील प्लान जो होगी वो बहुत डिफिकल्ट होगी, क्योंकि उनके पास फूड ऑप्शंस कम है और बहुत सारी चीजें वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो उन चीजों को रिस्ट्रिक्ट करने के साथ साथ वो किस तरह से अपनी मील को बैलेंस्ड बना के खा सकते हैं। और वो एक दिन की बात नहीं है ना, एक दिन के लिए शायद वो फिर भी कर, उनको डेली के लिए वो चीज करनी पड़ी है, रोज करनी पड़ी है, रोज 3 वक्त का अगर वो खा रहे हैं तो 3 वक्त के लिए उनको वो चीज अपना मील प्लानिंग करनी पड़ी है। तो वो कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाती है। अगर आप बहुत सालों से वीगन हो तो शायद लोगों को आदत हो जाती है उस चीज की, बट अगर आप न्यू न्यूज चीज पे आए हो तो आप किसी हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्ट कर लो, तो वो आपके लिए बेटर होता है, क्योंकि मील प्लानिंग हर किसी के बस की बात नहीं होती। उसके अलावा वीगन डाइट जो है वो लोगों को ये भी आइडिया नहीं होता कि इट इज एक्सपेंसिव, ऑल्टरनेटिव मिल रही होती है डेयरी के,
अल्टरनेटिव्स जो मिल रहे होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। जैसे आप नॉर्मल अगर 1 लीटर मिल्क ला रहे हो और फिर आप उसको कंपेयर करो वीगन मिल्क से, तो उसकी प्राइस बहुत ज्यादा उसमें फर्क होता है। तो अगर कोई लोअर इनकम फैमिली से आ रहा है तो उसके लिए वो बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं होगी वीगन डाइट। सही है। उस अब बात कर लेते हैं मेडिटेरेनियन डाइट की। आई होप वीगन डाइट के बारे में सब समझ आ होगा। अब मेडिटेरेनियन डाइट जो है उसको बहुत सारे लोग, इवन डाइटिशियंस भी, हेल्थ प्रोफेशनल्स भी बहुत सारे हैं ऐसे जो उसको काफी हद तक फेवर कर रहे होते हैं कि मेडिटेरेनियन डाइट फिर भी बहुत बाकी फैट डाइट से अच्छी है उसमें। क्योंकि रीजन ये है कि थोड़ी सी हेल्दी डाइट है ये, हर तरह की चीज इसमें हो। मेडिटेरेनियन मेडिटेरेनियन डाइट बेसिकली जो मेडिटेरेनियन सी है उसके अराउंड जो कंट्रीज हैं जैसे फ्रांस, स्पेन, ग्रीस, इटली, तो उस उन कंट्रीज के जो लोग हैं उनके जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं उसके अराउंड ये डाइट बेस्ड है। और क्यों उनके अराउंड एक डाइट ऐसे बना दी गई, क्योंकि रिसर्च हुई बहुत सारी और उन रिसर्च के थ्रू पता चला कि जो लोग उस फूड बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं है, जैसे प्रोसेस मीट हो गया, प्रोसेस किसी भी किस्म का बाहर से कोई प्रोसेस चीज है वो इनकी डाइट में नहीं होता। मोस्टली चीजें ये स्क्रैच से बना रहे होते हैं, खुद से बना रहे होते हैं। और मेन जो डाइटरी फैट है वो वर्जिन और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ये लोग यूज कर रहे होते हैं, विच इज वेरी हेल्दी। और उसके अलावा ये लोग कोई ऑयल यूज नहीं कर रहे होते खाना बनाने के लिए। अब ये डाइट पॉपुलर इसीलिए हुई क्योंकि रिसर्च के थ्रू यही पता चला कि इनकी डाइट जो है वो ऐसी है कि इससे इनकी हेल्थ बहुत अच्छी है। इसलिए ये डाइट जो है वो पॉपुलर हो गई। बहुत सारे लोग, मतलब जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया कि बहुत सारे डाइटिशियंस और हेल्थ प्रोफेशनल्स भी इस डाइट को फिर भी थोड़ा फेवर कर रहे होते हैं। अब इसमें मैंने जैसे बताया फ्रूट्स इंक्लूडेड हैं, वेजिटेबल्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, लेग्यूम्स हैं, नट्स, सीड्स और हार्ट हेल्दी फैट जो होते हैं वो हैं। और फ्रूट्स फूड जो अवॉइड करने हैं उसमें प्रोसेस फूड है, एडेड शुगर है, रिफाइंड ग्रेन्स हैं और प्रोसेस मीट है। अब इसमें नॉर्मल जो मीट और डेयरी जो है ना वो एक मॉडरेट अमाउंट में होती है, वो लोग अपने हिसाब से उसको आगे पीछे कर लेते हैं। कुछ लोग ज्यादा खा रहे होते हैं, कुछ लोग कम खा रहे होते हैं। अब मेडिटेरेनियन डाइट के एक्चुअल फायदे क्या हैं कि ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छी है। और ये सब रिसर्च के थ्रू पता चला है कि इन लोगों की हार्ट हेल्थ भी अच्छी है, इनकी ब्रेन हेल्थ भी अच्छी है, मेंटल हेल्थ भी अच्छी है, मेमोरी अच्छी है और डिजीजेस के चांसेस कम है। उसके अलावा डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए ये डाइट बहुत अच्छी है। जैसे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उन्होंने जो जब ये डाइट फॉलो करी तो उस पर रिसर्च हुई तो भी ये सामने आया कि ये डाइट अच्छी है। बट ये सारी रिसर्चेस जो है ना वो एक शॉर्ट टर्म और शॉर्ट ट्रायल्स पे हुई हैं, कि जैसे 1 महीना उन्होंने डाइट फॉलो कराई और फिर उसको उन्होंने यू नो उस पे रिसर्च करी। तो अब लॉन्ग टर्म पे नहीं पता कि ये कितनी इफेक्टिव होगी और वही रीजन था उनकी हेल्थ अच्छी होने का, ये इतना भी क्लियर नहीं है। बट ये सारी चीजें हैं जो रिसर्च के थ्रू आई हैं कि उनकी हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, मेंटल हेल्थ सब अच्छी है, डिजीज के चांसेस कम है। उसके अलावा वेट मैनेजमेंट के लिए भी ये डाइट अच्छी है। अब इस डाइट के नुकसान क्या है? सबसे बेसिक तो यही है कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, क्योंकि मैंने बताया कि मीट और डेयरी का इंटेक जो है वो बहुत मॉडरेट है, मॉडरेट क्या कम ही है, और बहुत सारे लोगों की उसमें तो है ही नहीं। तो उसकी वजह से आयरन या कैल्शियम की कमी हो सकती है, या फिर जो न्यूट्रिएंट जो है वो मीट प्रोडक्ट्स में या डेयरी प्रोडक्ट्स में, जैसे कि वीगन डाइट के लिए भी मैंने बोला, तो जो मीट प्रोडक्ट्स वगैरह में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी हो सकती है। उसके अलावा डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस कुछ लोगों के लिए जो है वो एक चैलेंज हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बहुत मीट लवर है और वो चाह रहा है कि मैं ये डाइट फॉलो कर लूँ, तो वो नहीं कर सकता ऑब्वियसली, क्योंकि वो मीट अपनी डाइट में से नहीं कट डाउन कर सकता। उसके अलावा ये डाइट भी एक्सपेंसिव है क्योंकि मीट के इसमें जो मेन ऑप्शन है वो सी फूड होता है ज्यादातर मेडिटेरेनियन डाइट में। तो सी फूड लोगों के लिए एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर आप रोज अपनी डाइट में मीट रखना चाह रहे हो तो उसके लिए सी फूड जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। उसके अलावा देयर इज अ पोटेंशियल फॉर वेट गेन ऑल्सो, क्योंकि ये डाइट इस तरह की है कि इसमें ग्रेन्स हैं, सब चीजें हैं। उसके अलावा फैट पे ये वाली डाइट थोड़ा इंकरेज करती है, हेल्दी फैट पे इंकरेज करती है। बट लोगों को लगता है हेल्दी फैट मतलब बहुत अच्छी चीज, तो लोग उसको कभी कभी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भी कंज्यूम कर लेते हैं, तो उससे वेट गेन हो सकता है। बट वेट गेन के अराउंड स्पेसिफिकली इस डाइट को वेट गेन से हम नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि वेट लॉस ही हो रहा होता है मेडिटेरेनियन डाइट से। वेट गेन के चांसेस जो है वो कम होते हैं। देयर इज अ पोटेंशियल फॉर वेट गेन बट इट इज नॉट स्पेसिफिकली बेस्ड अराउंड वेट गेन। सही है। तो ये मेडिटेरेनियन डाइट थी, इसके फायदे, इसके नुकसान, इसमें क्या है क्या नहीं है सब। एंड लास्टली पेलियो डाइट। पेलियो डाइट भी बहुत फेमस है,
बहुत पॉपुलर है, कुछ लोगों ने फॉलो किया, फॉलो करके छोड़ दिया इसको। अब पेलियो डाइट क्या है? कुछ लोगों का मानना ये है कि जो पुराने जमाने के लोग थे, लाइक स्टोन एज वाले दौर तक अगर आप चले जाओ, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जहाँ की हमारी जीन्स आ रही है, तो लोगों को ये लगता है कि वो लोग जो खाना खाते थे वो हमारी बॉडी के लिए बना था, वो हमारी जीन्स के लिए बना था। अब हमारी जो जीन्स जो है वो मॉडर्न डाइट्स के लिए एडजस्टेड नहीं है, तो हमें वही खाना खाना चाहिए जो वो खाते थे। अब वो उस एरा को पेलियोलिथिक एरा भी बोला जा रहा होता है, इसीलिए इस डाइट का नाम पेलियो डाइट है। उसके अलावा इस डाइट को केव में स्टोन एज डाइट या पेलियोलिथिक डाइट भी बोला जा रहा होता है। अब ये उस एरा की बात हो रही है विच इज अराउंड 2.6 मिलियन ईयर्स अगो, इतने पहले का एक एरा था उसको। अब लेकिन लोगों का ये मानना है कि वो तब जो वो लोग खा रहे थे वो हेल्दी थे। अब हमें तो एग्जैक्टली तो नहीं पता कि वो लोग वाकई हेल्दी थे कैसे थे, उनको डिजीजेस थे नहीं थे, उनमें डेफिशिएंसीज थी नहीं थी, तब तो इतनी बनी थी। जो प्रोसेस्ड फूड है या फार्मिंग से जो फूड आता है उसके लिए हमारी जीन्स नहीं बनी। अब तो हमें नहीं पता चल सकता कि वो एक्चुअली क्या खाते थे, बट रिसर्चर्स बिलीव कि उनकी डाइट जो थी उसमें होल फूड्स होते थे, जैसे कि जो खाने हमें हंटिंग से या फिर गैदरिंग से मिल सकते हैं, वो चीजें उनकी डाइट में जो थी वो थी। अब उसमें फ्रूट्स आ जाते हैं, फ्रूट्स क्योंकि आपको गैदरिंग वगैरह से मिल सकते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स और सीड्स, एग्स मिल जाते थे पहले। उसके अलावा लीन मीट्स, स्पेशली जो ग्रास फेड एनिमल्स हैं, क्योंकि हंटिंग के दौर में ग्रास फेड एनिमल्स को ही हंट किया जा रहा होता था, तो वो वाले एनिमल्स की मीट इसमें इंक्लूडेड होते हैं। उसके अलावा फिश है, क्योंकि फिशिंग तो शुरू से ही कॉमन थी। फिर ऑयल ऐसे जो कि फ्रूट्स या नट्स में से आ रहे हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल या फिर वॉलनट ऑयल। तो ये सारी चीजें इंक्लूड करी गई हैं इस डाइट में, ये सोचते हुए कि पहले के दौर में जो लोग थे इस तरह की चीजें खाते थे। और इसमें से सारी जो प्रोसेस्ड फूड फूड है या फिर जो फार्मिंग के बाद जो खाने, मिल्क में से चीज बनना, मिल्क में से क्रीम बनना, ये सब चीजें जो है ऑब्वियसली बाद में आई, तो इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं होते, या फिर एडिड शुगर नहीं होती, एडिड सॉल्ट नहीं होता, वेजिटेबल्स में स्टार्ची वाली बिल्कुल भी नहीं होती। और जो हाईली प्रोसेस्ड फूड है जैसे मैंने अभी बताया, कि उनका कॉन्सेप्ट होता है कि पहले के दौर में जो खाना पीना मिल जाता था, इजीली मिल जाता था या हंटिंग से मिल जाता था, बस इस डाइट में उनको ऐड किया गया है। अब इस डाइट के फायदे ये हैं कि वेट मैनेजमेंट के लिए अच्छी है, अगर आप एक हेल्दी ईटिंग वाला लाइफस्टाइल अगर फॉलो करना चाह रहे हो तो उसके लिए सही है। और कुछ रिसर्चर्स के थ्रू पता चला है कि पेलियो डाइट फॉलो करने वालों की हार्ट हेल्थ अच्छी होती है। बट इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। सारी डाइट्स में मैंने जैसे बताया कि अगर आप कुछ कोई फूड ग्रुप जो है रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होने के चांसेस आ ही जाते हैं। उसी तरह इस डाइट में भी यही है कि लेग्यूम्स वगैरह अगर आप कट डाउन कर रहे हो तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है। उसके अलावा इट इज़ वेरी अनरियलिस्टिक फॉर वीगन्स एंड वेजिटेरियंस। वीगन्स और वेजिटेरियंस की डाइट में ऑलरेडी इतना कुछ रिस्ट्रिक्ट हुआ ही होता है। अब अगर हम ये फूड लिस्ट दोबारा देखें, तो जो ये स्टार्टिंग की तीन चीजें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स, ये ही तीन चीजें वीगन्स या वेजिटेरियंस की डाइट में होती हैं, वरना एग, मीट, फिश ये सब उनकी डाइट में नहीं होता। और फिर फूड जो एक्सक्लूडेड वाली साइड में जो फूड है वो तो पेलियो डाइट में एक्सक्लूड करनी ही है, तो उनकी डाइट में बच क्या गया? फ्रूट, वेजिटेबल्स और नट्स। तो उनके लिए रियलिस्टिक नहीं है, ना ही वीगन्स के लिए ना ही वेजिटेरियंस के लिए, तो वो तो फॉलो नहीं कर सकते। इसके अलावा डाइट ऐसी है कि इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नट्स वगैरह ज्यादा हैं, तो ये थोड़ी हाई फाइबर डाइट होती है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक इश्यूज हो सकते हैं लोगों को, ब्लोटिंग हो जाती है पेलियो डाइट फॉलो करने वालों को। अदर देन दैट लो कार्ब फ्लू, जो कि मैंने बहुत स्टार्टिंग में कीटो डाइट जब मैं एक्सप्लेन करी थी, योर बॉडी गोज थ्रू कीटोसिस, जब आप बहुत लो कार्ब डाइट फॉलो करते हो तो वो आपके स्टार्टिंग में सिम्टम्स होते हैं, फ्लू सिम्टम्स होते हैं, वो हो जाते हैं। तो ये क्योंकि लो कार्ब डाइट में ग्रेन्स नहीं है, लेग्यूम्स नहीं है, स्टार्ची वेजिटेबल्स नहीं है, मतलब कार्ब्स को कट डाउन किया जा रहा होता है इस डाइट में भी, तो लो कार्ब फ्लू हो सकता है। उसके अलावा इसमें क्योंकि हंटिंग वगैरह से मीट आपको मिल जाता था, तो हाई मीट इनटेक की वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, अगर कोई हाई मीट इनटेक कर रहा है तो।
वरना इस डाइट में मॉडरेट अमाउंट में ही अगर आप सब चीज लोगे तो ये वाली मसला नहीं हुआ, लेकिन अगर आप अपनी, क्योंकि इसमें ग्रेन्स वगैरह कट डाउन किए जा रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है वो प्रोटीन पे रिलाई कर रहे होते हैं, तो अगर बहुत ज्यादा मीट इंटेक होगा तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस या फिर ओवरऑल मोर्टेलिटी के रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं। सही है। तो ये सारी जितनी भी डाइट्स थी उनमें यही आप लोगों ने देखा कि इनके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। स्पेशली जो रैपिड वेट लॉस वाली डाइट्स होती हैं, ये आपको ये तो प्रॉमिस कर रही होती हैं कि इसके क्विक रिजल्ट्स होंगे, बट दे आर मोस्टली हार्ड टू स्टिक, और फिर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं अच्छी होती। और अगर आप ये डाइट्स जो है वो फॉलो करना छोड़ दो, तो मोस्टली यही होता है कि वेट जो है वो वापस आ जाता है। उसके अलावा दूसरा इसमें इन सारी डाइट्स में नुकसान ये होता है कि दीज आर वेरी अनहेल्दी, क्योंकि सब में कोई ना कोई फूड ग्रुप जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, या कार्ब्स रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, या प्रोटीन को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, या फिर फ्रूट्स वगैरह को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, तो उससे फाइबर रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीजें सब मिला के एक आपके लिए एक न्यूट्रिशियस मील बनता है, और उनमें से आप कुछ कोई भी एक चीज हटा दोगे तो वो एक न्यूट्रिएंट जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा आपकी डाइट से। उस वजह से ये सारी डाइट्स जो हैं वो थोड़ी अनहेल्दी हो जाती हैं। अब लोग पूछते हैं कि फिर हम क्या डाइट फॉलो करें, अगर ये जो फैट डाइट्स हैं, जो पॉपुलर डाइट्स हैं, जो लोग फॉलो कर रहे हैं, अगर हम वो भी नहीं फॉलो कर सकते तो हम क्या फॉलो करें। तो बेसिकली अगर आप वेट लूज करना चाह रहे हो, तो आप ये कि आप एक ऐसा प्रोसेस अपने लिए चुनो जिसमें आप कैलोरिक इनटेक अपनी कम कर रहे हो वाइल टेकिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स। उसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चीजें माइंड में रखनी है कि आपने कैलोरिक इनटेक कम करना होता है और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी होती है। वॉक करो, वॉक क्या, 10 मिनट्स की वॉक कर लो। स्टार्टिंग में 10 मिनट्स की करो, फिर आप 10 मिनट्स की अगर कर पा रहे हो तो फिर आप उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दो। डेली अगर आप 10 मिनट्स की वॉक करोगे, उससे भी आप बहुत सारे अपनी बॉडी में चेंजेस देखोगे। थोड़ा आपका वेट भी लूज होगा, उसके अलावा आप अंदर से हेल्दी भी होगा। अगर अच्छी ले हो, बट आपकी बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आप जो हो वो एक जगह बैठे रहते हो, वही आपको आदत है, तो आपका उससे वेट लॉस नहीं होता। फिजिकल एक्टिविटी इज रियली इंपॉर्टेंट। अब उसमें भले आप उसको 10 मिनट्स नहीं हो रही तो चलो आप एटलीस्ट 5 मिनट्स की वॉक कर लो दिन में एक दफा, और आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत हो जाएगी, तो आप थोड़ी उस टाइम को बढ़ा सकते हो। सही है। तो आपको एक हेल्दी डाइट रखनी होती है जिसमें हर तरह की चीज आप में हो, बस पोर्शन थोड़ा सा कंट्रोल करना होता है, और उसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी होती है। दिस वॉज ऑल, थैंक यू एवरीवन। अब अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, कमेंट्स में लिखते हैं, आई विल आंसर।